मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय न्यूज 360। आज मैं मौजूद हूं सीवान जिला के उखई पंचायत में, जहां प्रशांत कुमार जी का भव्य स्वागत समारोह यहाँ हो रहा है और लगातार जो है ये पद यात्रा कर रहे हैं। और इसी पद यात्रा के दौरान आज उखई पंचायत में इनका आगमन हुआ है। यहाँ मौजूद हमारे समक्ष जो है सरपंच साहब है, जो अरविंद कुमार इनका नाम हुआ, और साथ में और गणमान्य लोग भी हैं इस पंचायत का। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो भव्य समारोह हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं हम पंचायत के जितने भी गणमान्य लोग हैं और हमारे भूतपूर्व प्रमुख साहब हैं, मैं समाज सेवा करने वाला व्यक्ति अरविंद कुमार वर्मा आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में जन सुराज पद यात्रा के तहत हमारे प्रशांत किशोर जी उपस्थित हुए हैं, जो हमारे पंचायत का नाम रोशन होगा। और उनके माध्यम से हम लोग देश विदेश में आपके माध्यम से चर्चा में रहेंगे कि यहाँ पर जितने भी हमारे जनतागण लोग हैं उन लोग का विकास हो, हम लोग का विकास हो, और आने वाले हमारे लोग जितने भी पीढ़ी लोग हैं उन लोगों को विकास हो। इसी क्रम में मैं अपने प्रशांत किशोर के स्वागत में खड़े हैं कि वो आएंगे तो उनका स्वागत करते हुए अभिनंदन करेंगे और उनसे कुछ न कुछ इस पंचायत के तहत उनसे लेने की कोशिश करेंगे और देने की कोशिश करेंगे। जी, कुछ लोगों से और बातें करा रहे हैं जो कि इनका भी परिचय जानेंगे। सर आप बताएं। हम लोग आज हमारे ग्राम पंचायत ही नहीं गई, हमारे घर में आज प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं और हम सभी लोग मिल करके आज उन्होंने आमंत्रण दिया। सभी लोग गांव में हम लोग मिल करके सब लोग उनका विचार को सुनेंगे, अपने विकास के प्रति, गांव के या देश के प्रति या राज्य के प्रति। और ये हमारे गांव में आए हैं तो हम सभी लोग ग्राम निवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? एक बहुत बड़ा आयोजन आपके इस पंचायत में हुआ है और प्रशांत कुमार जी जो कि लगातार इलेक्शन कैंपेन करते आ रहे हैं, और इनको लेकर के आप लोगों का किस तरह का उत्सुकता है? देखिए, उत्सुकता की बात, पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा नमस्कार, सलाम। मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह है और हम लोग आज उखई गांव में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है। जो हमारे देश के राजनीति को एक दिशा देने वाला व्यक्ति हमारे गांव और हमारे आंगन में आया हुआ है। तो हम लोग का एक ही विचार है कि जब ये व्यक्ति, जो प्रशांत किशोर एक व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति एक राजनीतिक रणनीतिकार है। ये व्यक्ति जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ते हैं, उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में जुड़ते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को बना देते हैं। तो जब केजरीवाल जी के साथ जुड़ते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बना देते हैं। जब ममता बनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। जब नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ते हैं तो नीतीश कुमार जी को बना देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व है, एक विचारधारा है। हम लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। हम किस विचारधारा से हैं, किस पार्टी से हैं, ये हमारे लिए माने नहीं रखता। आज हमारे लिए माने ये रखता है कि हमारे गांव के लिए गौरव प्राप्त हुआ, ये एक मौका मिला है कि हम उस व्यक्ति का स्वागत करें और उनके विचारधारा को सुने कि आखिर क्या विचारधारा और किस विचारधारा के साथ ये जन स्वराज जो शुरू किया इन्होंने, इनकी आइडियोलॉजी क्या है और क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर हमको मौका मिलेगा तो मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपसे सीखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, लर्निंग हर जगह है, आप पॉलिटिकल हो या सोशल हो या इकोनॉमिकल हो, आर्थिक हो, हर तरह से आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व जब आपके बीच में आते हैं तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। हम स्वागत के लिए खड़े हैं, आगे की प्रक्रिया जो होगी देखा जाएगा, क्या स्थिति बनती है, क्या परिस्थिति बनती है, उस पर। तो आपने जाना कि आज जन सुराज के तहत जो है आज प्रशांत कुमार जी उखई पंचायत जो कि सीवान जिला में स्थित है, यहाँ आज इनका आगमन हुआ है। पद यात्रा के दौरान इन्होंने अनेकों इलेक्शन कैंपेन किए हैं और अनेकों इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने लोगों को संबोधन किया है। और आज जो है आप यहाँ के लोगों से भी जाने कि किस तरह का ये आज यहाँ से लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं, ये कुछ ही क्षणों में मतलब सुनने को मिलेगा। आज करीब 135 दिन उस अभियान को हो गए। पैदल चलते हुए हम लोगों ने पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज करते हुए हम लोग सिवान में आए हैं। सिवान में मैं बरहड़िया से घुसा हूँ और उसके बाद गोलिया कोठी प्रखंड होते हुए वापस यहाँ पर
मछलेवरी में पचरुखी में हूँ और अब आगे 15-20 दिन 25 दिन अभी इस जिले में रहेंगे। मैं जब जिले में आता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर जिले के विषयों के विषय पे बहुत कुछ टिप्पणी करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरू ही किया है। क्या कुछ देख रहे हैं, मोटे तौर पर अभी जो पिछले 5-7 दिनों में सिवान में देखा सुना उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा। लेकिन उस टिप्पणी में मेरे पीछे के जो अनुभव हैं 130-35 दिनों के वो भी समाहित हैं और उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। अभी तक 135 दिनों का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में लोगों की नज़र में, हम लोग की समझ में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को बेरोजगारी और पलायन से है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार के चारों पांचों जिलों में जहां मैं गया हूँ 1000 से ज्यादा गांव हम लोग पैदल गए चल के। चाहे आप गरीब वर्ग घर के हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, हर परिवार की, हर व्यक्ति की यहाँ परेशानी है बेरोजगारी और उससे जुड़ा पलायन। ये बात आपको जनरली पता ही है। बेरोजगारी और पलायन ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आपको गांव में जाकर पता करने की जरूरत है। बिहार में हर आदमी को मालूम है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है और पलायन बहुत बड़े स्तर पर होता है। लेकिन इस पदयात्रा के दौरान जो हम लोगों ने अनुभव किया वो है इस समस्या की विकरालता और इसके सामाजिक पहलू जो है। तो गाँव में, ज्यादातर गाँव में हम लोग का अपना अनुमान है, जो हम लोग देख समझ पा रहे हैं, 40-50% युवा जो है वो किसी न किसी वजह से बाहर मजदूरी करने के लिए चले गए। गांव में इसी वजह से बहुतायत संख्या में आपको बूढ़े, बच्चे और औरतें मिल रही हैं और जो नवयुवक हैं वो किसी न किसी या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। दूसरी इसकी जो समस्या सामाजिक पहलू जो है, जिसकी इसकी चर्चा भी बिहार में नहीं होती है, जो नए लोग, जो जवान नवयुवक यहाँ से बाहर चला गया काम करने या पढ़ाई करने, उसको अपनी पूरी उम्र अपने परिवार के साथ रहने, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखने या अपने बुजुर्ग माता पिता को देखने, इसका अवसर ही नहीं। लोगों ने इसको जीवन की सच्चाई मान ली है कि आपके घर का जो व्यक्ति है वो साल में कभी ईद में 10-15-20 दिन आया या छठ में 10-15 दिन आया, इतना ही उनका परिवार के साथ वास्ता है। इसके अलावा उनकी जिम्मेवारी इतनी है कि वो बाहर जाकर कहीं बहुत कठिन परिस्थितियों में मजदूरी कर रहे हैं। 12 से 15 हजार औसत आमदनी लोग बताते हैं जो बाहर गए हुए हैं और वहां से वो 6 से 8 हजार रुपए तक हर महीने बेच पाते हैं। कहता है कि यहाँ समंदर नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगता है, कोई ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए नहीं लगता है। ये तीनों बातों में कोई सच्चाई नहीं। यहाँ उद्योग धंधे इसलिए नहीं लगते क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पूंजी की कमी। जब पूंजी है ही नहीं, मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं, अगर आपके पास पूंजी होती तो आप YouTube चलाकर व्यापारी कुछ छोटा मोटा उद्योग कर रहे होते, छोटा मोटा अपना स्वरोजगार कर रहे होते, आपके साथ 4 लोगों को और रोजगार मिला होता। लेकिन जब पूंजी है नहीं तो उसकी वजह से ज्यादातर लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि यहाँ बिहार में पूंजी क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को न समझते हैं, न कोई इस पर टीका टिप्पणी होती है। बिहार पूंजी आता है बैंकों के माध्यम से। सुनिए ना, बता रहे पहले आप समझिए, पलायन से, भाषण देने से नहीं रुकेगा ना, मंच पे खड़ा होने से पलायन नहीं रुकता है, चीनी मिल लगाने से पलायन नहीं रुकेगा। अगर आप 4 उद्योग लगा दीजिएगा तो उसमें 20,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, 50,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी, उससे पलायन कैसे रुक जाएगा? पलायन तो करोड़ों में। पलायन तब रुकेगा जब लोगों को स्वरोजगार का यहाँ अवसर हो। आप अपनी क्षमता, अपनी ताकत लगाकर खुद के लिए कुछ जीने खाने से ऊपर उठकर कर सके। उसके लिए सबसे जरूरी है पूंजी का होना। पूंजी आता कहाँ है समाज में? पूंजी आता है जो आप और हम पैसा बचत करके बैंक में रखते हैं, बैंक उसको ऋण के तौर पर आपको वापस देता है। इसके लिए देश में एक पैमाना है जिसको कहते हैं CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बैंकों में कितना पैसा जमा हुआ और बैंकों ने कितना पैसा ऋण के जरिए दूसरे लोगों को दिया। RBI इसको फॉलो करता है, डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट जारी होती है। पूरे देश में CD रेशियो है 70%। मतलब लोगों ने जो पैसा, भारत के लोगों ने जो पैसा बैंकों में रखा, 100 रुपया, 70 रुपया बैंकों ने लोन दिया ताकि आप घर बना सके, आप गाड़ी खरीद सके, आप पढ़ाई के लिए लोन ले सके, आप उद्योग धंधे के लिए लोन ले सके, आप YouTube चैनल चला सके, सैलून खोल सके, खेती बाड़ी में पैसा लगा सके, सारे तरह के लोन। 70%। बिहार में CD रेशियो कितना है?
40%। लालू जी के जमाने में CD रेशियो था 23%। इसका असर क्या हुआ? पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने जमा कराया। और अगर CD रेशियो 70% जो देश का है तो उसके हिसाब से बैंकों को लोन देना चाहिए था 2,80,000 करोड़ रुपया। बैंकों ने यहाँ दिया कितना? 1,61,000 करोड़। तो 1,20,000 करोड़ रुपया तो सिरे से कम हो गया। ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में चला गया जहां पर उद्योग लग रहे हैं, जहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं, जहां पर स्वरोजगार के अवसर हैं। तो कर्नाटक में, गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में CD रेशियो कितना है? 90 से ज्यादा। मतलब वहां के लोग जितना पैसा बैंकों में रखते हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक वहां पर दे रहे हैं लोन। अब इसका एक आपको रोजमर्रा का जो एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए। आप दिल्ली में जाते हैं, आपको घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, बैंक प्रचार कर रहे हैं तो भैया हमारे बैंक से आके पैसा लीजिए, हम आपको कम दर में दे रहे हैं, आपको ये गिफ्ट देंगे। और बिहार में आपको हाउसिंग लोन लेना हो घर बनाने के लिए, आपको 20,000 रुपया घूस देना पड़ेगा, 30,000 रुपया घूस देना पड़ेगा। जब पूंजी है ही नहीं, मान लीजिए कि आप बार्बर हैं, बाल काटने की आपके पास हुनर है, अगर आपके पास लोन मिलता तो आप 2 लाख रुपया लगा कर अपना सैलून चलाते, 4 लोगों को रोजगार देते। जब वो पैसा मिल नहीं रहा है तो आप पलायन करके किसी सैलून में जाकर मजदूर बनकर बाल काट रहे हैं 12-15 हजार।